हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो राजस्थान का एकीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करें पहले पॉइंट की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी 1947 में। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। और एक दाता ठिकाना भी था जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात के पालनपुर जिले में। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि दाता ठिकाना वर्तमान में किस राज्य में है। तो वह अभी वर्तमान में कहाँ है, गुजरात के पालनपुर में। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो लावा, कुशलगढ़ एवं निमराना ठिकाने थे जो वर्तमान में क्रमशः टोंक, बांसवाड़ा और अलवर जिला में स्थित है। 3 ठिकाने थे जो 3 ठिकानों की हमने जो बात की, तो उसमें से पहला ठिकाना था लावा, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था निमराना ठिकाना। ठीक है, तो लावा वर्तमान में किस जिले में है, टोंक में। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और निमराना अलवर में है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस समय तत्कालीन सरकार ने एक विभाग का गठन किया था जिसका नाम था रियासती विभाग। तो रियासती विभाग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और उसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन को उसके सचिव बनाया गया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था। तो 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। 18 मार्च 1948, आपको ये डेट भी याद रखनी है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया। और इसमें कितना समय लगा, तो 8 वर्ष से 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना समय लगा, 8 वर्ष से 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो पहली रियासत थी अलवर। और अंतिम रियासत कौन सी थी, तो सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा अंतिम रियासत थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर और अंतिम रियासत थी वह थी अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। तो 1947 में राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो वह थी मेवाड़। और सबसे नई रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़। मेवाड़ तत्कालीन राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत थी। और मेवाड़ न कि राजस्थान की बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी रियासत है। और 1947 में सबसे नई रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़ थी। अगले पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर थी। और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक थी। तो टोंक में मुस्लिम शासकों का शासन था। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1947 के पश्चात राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने उदयपुर में बुलाया था। यह आज़ादी से पूर्व एक मेवाड़ के महाराणा ने एक सम्मेलन बुलाया था जो कि राजस्थान का गठन करने के लिए एक यूनियन बनाने हेतु। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि 1946 में राजपूताना, गुजरात और मालवा नरेशों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, उदयपुर में। और किसने आयोजित करवाया था, महाराणा भूपाल सिंह जी ने। और किस लिए करवाया था, तो राजस्थान का एक गठन यूनियन बनाने हेतु, राजस्थान का गठन करने हेतु यह आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें
तो दक्षिणी पूर्वी राजपूताना की रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव बूंदी के महाराव बहादुर सिंह जी ने दिया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। तो महाराव बहादुर सिंह के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एलडीसी एग्जाम 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो महाराव बहादुर सिंह जी ने ये प्रस्ताव दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय पांचवें चरण में 15 मई 1949 को हुआ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1949 में। ठीक है दोस्तों, मत्स्य संघ क्या था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और उसके पहले चरण में जो रियासतें शामिल की गई तो उनको मिलाकर क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और राजस्थान के एकीकरण के समय भारत सरकार ने एक सचिवालय की स्थापना की थी। तो इस सचिवालय का नाम क्या था? रियासती विभाग। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उस सचिवालय का नाम रियासती विभाग था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन इसको इसके सचिव बनाया गया। तो रियासती सचिवालय के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव इसके वीपी मेनन थे। अगले पॉइंट की बात करें तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ये शब्द किसने कहे थे, ये बात किसने कही थी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये शब्द किसने कहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो किसने कहा था? ये बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। समितियों के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था। तो राम मनोहर लोहिया ने इसका गठन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को राज्य में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद नाम किया गया। सॉरी, एक पॉइंट रह गया बीच में। 1949 को हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। 1949 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मतलब कि पहले 1900 जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ तो उससे पहले राज्य के गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग में उस राज्य के जो मुख्य व्यक्ति होता था उसको भी प्रधानमंत्री के नाम से बुलाया बुलाया जाता था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, प्रधानमंत्री का आशय मुख्यमंत्री से है। अगले पॉइंट की बात करें तो 26 जनवरी 1949 को राज्य के प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद नाम दिया गया। तो 26 जनवरी 1949 को जैसे ही हमारा भारत का संविधान लागू हुआ तो प्रधानमंत्री के स्थान पर राज्य के प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री नाम दिया गया। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। एक तो होता है एक तो होता है जो जिस मुख्यमंत्री को चुना जाता है और एक होता है मनोनीत। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये पॉइंट। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया। यह भी एक राजस्थान के जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें वो 7 चरणों में पूरा हुआ। तो प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और एक राजस्थान का एक और चरण था, 5वां चरण, जिसका नाम था बृहत राजस्थान, चौथा चरण। तो मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में शामिल किया गया। तो किस समिति की सलाह पर? शंकर देव राय समिति की सलाह पर। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने भौगोलिक एवं पेयजल की सुविधा की दृष्टि से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। राजस्थान की राजधानी बना जब जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जा रहा था तो कई रियासतों ने इसका विरोध किया, जैसे कि उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर ने। तो डॉक्टर सत्यनारायण एक समिति का गठन किया गया। तो उस सत्यनारायण समिति के जो अध्यक्ष है सत्यनारायण, तो उन्होंने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो इस आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति के सिफारिश पर बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने ग श्रेणी के राज्य अजमेर, मेरवाड़ा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने की सिफारिश की। ठीक
ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के ग श्रेणी के राज्य, उस समय 3 श्रेणी बनाई गई थी, क ख ख और ग श्रेणी के क्षेत्र थे। तो ग श्रेणी में कौन सा क्षेत्र शामिल था? अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र क्षेत्र था। और अ श्रेणी में क श्रेणी में राजस्थान की जो रियासतें थी, और ब श्रेणी में ख श्रेणी में राजस्थान के ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, और ग श्रेणी में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अबू दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने दी? तो फैजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग ने दी। ठीक है दोस्तों, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो लावा ठिकाने को कब शामिल किया गया? राजस्थान के एकीकरण के समय। तो 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल किया गया। उस समय जयपुर रियासत में शामिल किया गया, लेकिन बाद में इसको कहाँ पर शामिल किया गया? टोंक में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये पॉइंट। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 चरणों में पूरा हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण का पहला पॉइंट याद रखते हैं। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली व निमराना ठिकाना को भी इसमें शामिल किया गया। तो आप पहले चरण को इस तरह याद रख सकते हैं कि पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मतलब अलवर का हो जाएगा ए, भरतपुर का हो जाएगा बी, और करौली का हो जाएगा सी, और निमराना का हो जाएगा डी। सॉरी, धौलपुर का हो जाएगा डी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि ए बी सी डी को प्रथम चरण में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, और अगले पॉइंट की बात करें तो उस समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रथम चरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया, फिर मत्स्य संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो उदयपान सिंह जी थे। उदयपान सिंह जी कौन थे? धौलपुर के महाराजा थे उदयपान सिंह जी, उनको प्रथम चरण का राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख पद राज्यपाल के स्थान पर बनाया गया। ठीक है, और अंतिम चरण में राज प्रमुख पद को समाप्त भी कर दिया गया, और उसके स्थान पर किसका गठन किया गया? राज्यपाल पद का। तो आपको याद रखना है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो उदयपान सिंह जी, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। ठीक है, और राजस्थान राजधानी किसको बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। इसमें 4 रियासतें शामिल की गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक निमराना ठिकाने को शामिल किया गया। तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को बनाया गया। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान नाम दिया गया। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया, और इसमें कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? तो इसमें वागड़ की और हाड़ौती प्रदेश की रियासतों को शामिल किया गया। तो वागड़ की रियासतों में कौन कौन सी रियासतें थी? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वागड़ में शामिल थी, और हाड़ौती में कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी और झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश में शामिल थी। तो पूर्व राजस्थान में प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी और झालावाड़। और इसमें कुछ ठिकाने भी शामिल किए गए, जैसे कि शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, किशनगढ़ और कुशलगढ़। किशनगढ़ एक रियासत थी, और टोंक भी एक रियासत थी। ठीक है, तो ठिकाने कौन कौन से शामिल किए गए? शाहपुरा और कुशलगढ़। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। शाहपुरा भी एक रियासत थी, केवल कुशलगढ़ ठिकाने को द्वितीय चरण में शामिल किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि द्वितीय चरण में किसको किसको शामिल किया गया। अगले चरण की बात करें, अगले पॉइंट्स की बात करें तो द्वितीय चरण यानी कि पूर्व राजस्थान संघ में के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा से थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया द्वितीय चरण में। और राज प्रमुख की बात करें तो महाराणा भीम सिंह जी, जो कोटा के शासक थे, उनको द्वितीय चरण का राज प्रमुख बनाया गया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो राजधानी क्या बनाई गई द्वितीय चरण की राजधानी क्या थी? कोटा द्वितीय चरण की राजधानी थी। चलिए दोस्तों, तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में एकमात्र रियासत उदयपुर को शामिल किया गया, और इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को इसके प्रधानमंत्री बनाया गया। और
इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी को तृतीय चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी उदयपुर को बनाया गया, क्योंकि इसमें एकमात्र रियासत उदयपुर ही शामिल थी। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण का नाम क्या रखा गया? बृहद राजस्थान। आपको कौन से संघ की कब गठन हुआ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न सभी बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं। यदि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, और ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। इस तरह की तारीखें भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। चतुर्थ चरण की बात करें तो वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया, और इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जे 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 और बी। जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, और जे का मतलब जैसलमेर, और बीकानेर का मतलब बी। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपकी किसी ट्रिक के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। अगले की बात करें तो अगले पॉइंट में इसके राज प्रमुख प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री थे। और राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो सवाई मान सिंह को बृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी जयपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। इसमें किसे शामिल किया गया? वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ पहले चरण का नाम मत्स्य संघ का था। ठीक है, और वृहद राजस्थान चौथे चरण और मत्स्य संघ को शामिल करके संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया। और इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। और इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो सवाई मान सिंह को इसके राज प्रमुख बनाया गया। और इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। अगले चरण की बात करें तो छठा चरण में राजस्थान संघ का अ, राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को छठे चरण में शामिल किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छठे चरण में किसे शामिल किया गया था? तो सिरोही को शामिल किया गया था, और इसमें आबू और देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और अगले पॉइंट की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद को छठे चरण में समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर मुख्यमंत्री पद बनाया गया। तो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और राजधानी कौन सी बनी? राजधानी जयपुर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, राजधानी एक ही चल रही है। इसके बाद चौथे चरण में जयपुर थी, उसके बाद जयपुर ही राजधानी है। अगले पॉइंट की बात करें तो सातवें चरण में सातवें चरण का नाम क्या रखा गया? तो सातवें चरण का नाम क्या था? राजस्थान। और इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा नामक एक स्थान है जिसको राजस्थान में शामिल किया गया। और सिरोज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोही का तो राजस्थान में एकीकरण छठे चरण में हो गया था, लेकिन उसमें से आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। तो आबू और देलवाड़ा का राजस्थान में एकीकरण कब हुआ? सातवें चरण में, जिसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान। और इसके साथ में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेर टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया को। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। सातवें चरण की शुरुआत कब हुई? तो सातवां चरण कब कंप्लीट हुआ? 1956 को कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अजमेर, मेरवाड़ा को इसमें शामिल किया गया। और इसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। और राज प्रमुख का जो पद था, जो कि सवाई मानसिंह जी के पास था, तो उसको समाप्त करके राज्यपाल पद प्रारंभ हुआ। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि राज्यपाल पद का गठन कब हुआ? तो राज्यपाल पद का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? तो गुरुमुख निहाल सिंह जी को प्रथम राज्यपाल बनाया गया राजस्थान के। और जयपुर को राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान के एकीकरण के सातों चरण हैं। तो आप इनको अपनी सुविधानुसार याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो मैंने अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, तो आपको उनके आंसर देने हैं। पहले प्रश्न की बात करें पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कब हुई? राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत मतलब 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई। दूसरे प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने देश प्रारंभ पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उक्त 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 वाक्य किसने कहा था? तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के नरेश थे, चंद्रवीर सिंह जी, इन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ मुस्लिम रियासत नहीं थी। झालावाड़ नवीनतम रियासत थी। बांसवाड़ा उदयपुर के महाराणाओं का जो वंश वंश था वह बांसवाड़ा में था और उदयपुर में मेवाड़ के महाराणा थे। तो एकमात्र रियासत कौन सी बची? टोंक। तो टोंक कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान में कब शामिल किया गया? संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें आंसर हो जाएगा बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। इसमें ये प्रश्न आपको आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ये तो प्रश्न आपने पढ़ा है दोस्तों। 1947 में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? बी 19 रियासतें थी। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान राजस्थान का 7वां चरण कब पूर्ण हो गया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले। रियासतों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको 19 नहीं करना है। 19 रियासतें थी और राजस्थान में कितने जिले थे? तो जिले कितने थे? 26 जिले थे। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों के अतिरिक्त किस चीफ शिप ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई? तो कौन सा ठिकाना मिलाया गया था? आपको इसका आंसर देना है कौन सा ठिकाना मिलाया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लावा। लावा वर्तमान में किस रियासत में है? अलवर में। तो प्रथम जो रियासत थी राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली, तो वो कौन सी थी? अलवर। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। मत्स्य राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मत्स्य राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत को शामिल किया गया था? उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था और उदयपुर रियासत के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी आपको बताना है दोस्तों। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ सबसे प्राचीनतम रियासत थी और झालावाड़ इसमें नवीनतम रियासत थी। ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? वृहत राजस्थान नाम से जाना जाता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतें शामिल की गई और बीकानेर में इसमें शामिल किया गया था। ठीक है।
अंतिम प्रश्न की बात करें तो शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो, तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं और वीडियो भी खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसका समाधान निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।